Okay, it's started now. Yes, sir. Sir, Okay, yes, Mohammed. sir, can you tell me my topic because I was not hearing you very well. What was your topic? For I said you go for the manual and mechanical handling. okay, sir. Menu. Okay, manual and mechanical handling. Okay, sir. Okay. Now, in last class, we discussed about the classification of occupational health hazards. One is फिजिकली के अंदर जो चीजें आती हैं आपकी मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हीट हो गई, नॉइस हो गई. केमिकल के अंदर एसिड्स, अल्कली, एस्बेस्टोस. व्हाट इज एस्बेस्टोस? एस्बेस्टोस क्या है बेटा, कौन बताएगा? यस अमर. 25. सॉरी सर, सॉरी सर, ओह फर्स्ट टाइम गुड. सुन रहा हूँ। अरे यार फर्स्ट टाइम क्यों सुन रहे हो? आप आजकल घरों के अंदर जो छतें बनती हैं, छत बनने के बाद हम एक प्लास्टर ऑफ छत के ऊपर हम आजकल रूम्स को ठंडा रखने के लिए केमिकल लगवाते हैं. ठीक है, एक मटेरियल लगता है, वो मटेरियल बेसिकली आजकल ये बेसिकली एस्बेस्टोस इज अ नेचुरल मिनरल. ठीक है, इसको हम कार्टी कैर्सिनोजन कार्सिनोजन बोलते हैं, और ये मीजोथेलेमिया की एक बीमारी है, उस पे इफेक्ट करती है, वो बीमारी काज करती है. ठीक है, एक डिजीज है ये, मीजोथेली थेलियोमा, ऐसे कोई उसका नाम है. तो आजकल जो प्लास्टर पेरिस लगाते हैं उसमें भी एस्बेस्टोस इंक्लूड होता है. ठीक है, इट्स अ हैजर्ड बेसिकली, और ये आपका मिनरल है, नेचुरल मिनरल हम इसको बोलते हैं. ठीक है. एंड बाकी आपको HIV वायरस एंड लिगोनेला, किसको पता है लेगोनेला क्या होता है? यस अमर. अमर आप कुछ बोलना चाहते हो या हाथ आपका शुरू से उठा हुआ है ऊपर? सर ये शुरू में इस तरह हो गया था शायद। यार हाथ नीचे करो ना, मुझे डरा देते हो. हो गया सर। ओके. लेगियोनेला बेसिकली एक पैथोजन है, एक बैक्टीरिया है. ठीक है, जिससे हमारी ये बीमारी का नाम भी उसको हम लेगोनेला बोलते हैं. ये बीमारी होती है, ये दीज आर द बायोलॉजिकल क्या कहते हैं हैजर्ड्स, और उससे फिर ये बायोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं. अब काफी ऐसे नाम है जो बहुत मुश्किल है, शायद मेरे लिए भी प्रोनाउंस करना बहुत इतना इजी नहीं है. एनीवेज, बैक्टीरिया हो गया. अब एर्गोनॉमिक में आते हैं. एर्गोनॉमिक अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, शायद नेक्स्ट टॉपिक एर्गोनॉमिक्स ही हो हमारा. मैंने आपको पहले बताया पोस्चर प्रॉब्लम्स या फटीग. पोस्चर क्या होता है? आपकी बॉडी किस एंगल में आप कौन सी चीज उठा रहे हैं, किस एंगल में कौन सा काम कर रहे हैं, किस एंगल में सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारा आपका इसके अंदर आ जाता है. मीन्स डेली लाइफ में जो भी आपकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है वो किस पोस्चर में हो रही है. ठीक है, इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स. फटीग, ठीक है, जिसमें हम चिड़चिड़ापन आ जाए, तंग हो जाएं, काम ज्यादा करते हैं तो फटीग हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाए. एनीवेज, दूसरा साइकोलॉजिकल, कोई आपको शॉक लग जाए, स्ट्रेस आ जाए, एंजाइटी आ जाए. ये आजकल जो दो चीजें बहुत कॉमन है. अगर मैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल को छोड़ के सिर्फ एर्गोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजिकल पे आऊं, तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके साथ एर्गोनॉमिकल इशू हुआ है, या कभी आपने फील किया हो कि मेरे साथ ऐसा कोई मसला चल रहा है? यस अंबर. जोहेब. सर ऐसा होता है सर कि हमारी जो गर्दन है ना सर, हम सब लगता है कि थोड़ी आगे आ गई है सर गर्दन ना हमारी, कि हम गर्दन टेक के बैठते हैं ना सर, गर्दन झुका के बैठते हैं, तो ऐसा लगता है गर्दन हमारी आगे आ गई है थोड़ी सी. ठीक है, उसके अलावा और कोई?
सर जब टेबल पे बैठ बैठ कर पढ़ पढ़ कर थक जाते हैं तो कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द होता है, जबरदस्त। उसके अलावा सर बाइक वगैरह राइड करते हुए जब हम लोग टोटल ज़्यादा लंबे रूट पर होते हैं तो बैकबोन्स वगैरह बैकबोन के अंदर ही मोस्टली जो है पेन होता है। पेन होता है, जबरदस्त। उसके अलावा सर अगर सोते हुए अगर गलत पोस्चर के अंदर सो जाए तो नेक में जो है वो पेन हो जाता है। ओके, जबरदस्त। अब ये सारी चीजें आपकी आ जाती है एर्गोनॉमिक्स के ऊपर। बाइक पे हैं, गाड़ी पे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई नीचे से आपने कोई वजनी चीज उठा ली, गलत पोस्चर में आपने मुड़ के किसी को देख लिया, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा इस पे नहीं जा रहा डिटेल में अभी। अब आते हैं साइकोलॉजिकल के ऊपर। साइकोलॉजिकल इन तीन चीजों में से कभी कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ है बेटा? जी बेटा, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है इन तीनों में से कोई चीज? सर पेपर के टाइम पे होता है स्ट्रेस, बाकी सर तो सभी फिर करते हैं सर, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है, जबरदस्त। नॉर्मल में क्या चीज आती है? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात जो है। सर ये नॉर्मली सभी स्ट्रेस फील करते हैं, सबको ये शॉक लगता है। कंडीशनली या कोई कंडीशन अगर ज़्यादा हसास होती है तो फिर ज़्यादा शॉक लगता है। ओके, एंजाइटी भी होती है सर। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल हम लेकर आते हैं। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप बैठे हो, बैठे बैठे जो है ना, आपके हाथों में पसीना आना शुरू हो जाए, आपके जो है ना हेड के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाए, एंड यू फील लाइक के ब्रीदिंग इशू हो रहा है मेरे साथ और मुझे पता नहीं क्या हो रहा है? ऐसे कभी किसी के साथ हुआ है? सर जब वाइवा का टाइम करीब आ रहा होता है। जब वाइवा का टाइम करीब, उसके अलावा भी? यस बिलाल। नहीं सर, ऐसा कभी तो नहीं हुआ। यार तुम फिर दूसरी मखलूक हो शायद। और किसी के साथ? सर जब लाइट चली आती है सर तब होता है सर ये। यार वो तो अंडरस्टूड है, लाइट भी तो पसीना ही आएगा। बस कभी ऐसा फील किसी को नहीं हुआ? बस आप कहीं खड़े हो, फिर नॉर्मल कहीं क्लास बैठे में हो? कभी बैठे बैठे होता है। होता है, एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली एंजाइटी हम उसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो शुगर लेवल है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है? आपकी शुगर लेवल कम हो जाती है। बेसिकली दो चीजों आपके पास स्ट्रेस होता है। एक वो जो आपको पता होता है कि यार मुझे ये दिमाग के अंदर चल रहा है, ये स्ट्रेस है, मुझे कल पेपर देना है, कल टेस्ट देना है, घर के ये काम करने हैं, घर पहुंचते ये काम होंगे, फिर ये सारी चीजें, फिर हम उसका स्ट्रेस ले लेते हैं। अब वो पता है जो चीजें नजर आ रही हैं कि ये भी मुझे करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब कोई ऐसा स्ट्रेस होता है जो आपके अंदर, जो आपको बाजार नजर नहीं आता लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो कहीं छुप जाता है, जो आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। अब उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। अब आपके 2-3 स्ट्रेस बढ़ गए तो वो एंजाइटी बाहर आ जाती है। मीन्स आप भले कितने भी खुश हो, खुश बशाश बैठे हो, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपका शुगर लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, वहां ये चीज आएगी। उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं एंजाइटी। अब ये अक्सर काफी लोगों के साथ होता है, कभी कभी मेरे साथ भी होता है। लास्ट टाइम बल्कि 2 हफ्ते पहले मैं कहीं खड़ा था, तो दोस्तों के साथ ही खड़े थे हम लोग, और खड़े खड़े बस आई वॉज फीलिंग के अब जैसे ब्रीथिंग इशू हो रहा है और सांस निकल रही है, हाथों के अंदर पसीना आ गया, सर से पानी बह रहा था, मतलब पसीना बह रहा था। तो आई वॉज शॉक के व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि शायद एंजाइटी है, कोई अंदर ऐसी चीज है, आई डोंट नो, जो हमें पता भी नहीं होती, लेकिन वो चीज आपको हमें खा रही होती है। तो ऑल ऑफ सडन आई थॉट कि भाई शुगर लेवल कम हो गया, कोई जूस ले लिया उस टाइम, या सीएससी वगैरह ले ली, वो पी ली, और अगले 10-15 मिनट में बंदा नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, ये आम बंदे के साथ ही होती हैं, कोई दूसरे बंदे के साथ हो ना हो, ये कॉमन है बहुत। तो उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। या जो शॉक लग जाए, कोई आप बैड न्यूज सुन रहे हैं, कोई शॉक लग जाए खुदा ना खास्ता, तो ये सारी चीजें आपकी साइकोलॉजिकल के अंदर चीजें आ जाती हैं। ओके, नाउ हेल्थ हैजर्ड
वर्क प्लेस और हेल्थ इफेक्ट एक्सपोयर। वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड, फिजिकल के अंदर हम नॉइस को ले लेते हैं, वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड है। आजकल इंडस्ट्री के अंदर जो आपका वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड है मशीनरी के ऊपर, वो नॉइस का है। अब शायद मैंने आपको एक एग्जांपल दी भी हो, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल। टंडरो आदम के अंदर, टंडरो आदम कभी सुना है किसी ने सिटी का नाम? यस सर। और किसी ने? जी सर। अच्छा, अब टंडरो आदम सिटी के अंदर शहर, मतलब सेंटर में, शहर में इन्होंने घरों में कुछ पावर लूम्स लगाई हुई हैं। तो when I was in Mehran University, there was a student who was doing his research on the noise pollution, health hazards on the workers, ठीक है, उसके ऊपर, एंड बाकी जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके ऊपर पावर लूम्स की जो नॉइस है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। वो साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, व्हाट्सएवर सारी चीजें आ जाती हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चनियर बनाया हुआ था, तो मैं उनके साथ उनको हेल्प आउट कर रहा था, असिस्ट कर रहा था। तो हम लोग गए वहां पे, ये नॉइस, डिजिटल नॉइस लेवल मीटर लेकर हमने लूम्स के ऊपर जो है ना सारे उसकी रीडिंग्स ले रहे थे कि वो 85 से डीबी ऊपर जा रहा था। नॉर्मली WHO स्टैंडर्ड ये है कि भाई 75 to 85 तक एक्सेप्टेबल है फॉर मैक्सिमम 8 आवर्स। अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर बंदा वहां खड़ा हो रहा है तो उसमें हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके सुनने की जो सलाहियत है वो कम होती जाएगी। अमूमन कभी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके साथ हो कि आप बैठे हो और आपको फील हो रहा हो कि यार किसी ने शायद मुझे बुलाया था, ऐसा हुआ है कभी? यस सर, काफी दफा होता है। काफी दफा होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब मिसाल के तौर पर नीचे पावर लूम्स हैं और ऊपर उनके ही मालिक रह रहे हैं, ठीक है, मींस ऊपर वाला पोर्शन वहां पे रेजिडेंशियल है और नीचे उन्होंने कमर्शियल बनाया हुआ है। तो जब क्वेश्चन करने हमने शुरू किए डॉक्टर से, किस किस्म के मरीज आपके पास आते हैं, फिर उन लोगों से, तो हमने कहा कि भाई इस नॉइस का आपके ऊपर इफेक्ट क्या है। अब अगर नॉइस का इफेक्ट हम बोलें कि डायरेक्टली हमारा जो माइंड काम करता है वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे जाएगा कि यार नॉइस के ये इश्यूज हो सकते हैं, ये वाला वाला। तो एक जबरदस्त चीज पता चली हमें कि उन्होंने कहा यार इफेक्ट्स तो अपनी जगह हैं, लेकिन नॉइस जो अगर नहीं हो तो हमें नींद नहीं आती। यार जबरदस्त, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उनकी लाइफ में नॉइस एक वो कंपोनेंट बन चुका है कि उसके बगैर वो रह नहीं सकते। कैसे? फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ लाइट जाती है सुबह 7 बजे और बच्चे खुद उठ जाते हैं क्योंकि लूम्स बंद हो जाती हैं, पावर लूम्स, आवाज बंद हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं। अब बच्चों का अलार्म क्या है? आवाज बंद होना। और हमें जब लूम्स चलती हैं तो हमें उस टाइम बड़ा हम रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि वो लोग हैबिचुअल हो चुके। ठीक है, आप जब हैबिचुअल हो जाते हैं ना फिर वो चीजें आपके पास असर, हाँ वो अलग बात है, आपके हियरिंग लॉस भी होता है, बहुत कम हो जाती है सुनने की सलाहियत, कानों में पानी आना शुरू रहता है, कानों में दर्द होना शुरू रहता है, वो तो होते ही होती चीजें, लेकिन इतना जल्दी नहीं होती, वो अपना टाइम गेन करते हैं, टाइम लेते हैं डेफिनेटली। तो उन्होंने कहा कि हाँ, पॉजिटिव हमारे लिए ये है कि लूम्स बंद होती है, बच्चे स्कूल के लिए खुद उठते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं करनी होती उनको उठाने की। कभी सुना है आप लोगों ने ऐसा कहीं हुआ हो? यस बेटा, यस जमान। तो सर उनको लिसनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, कोई चीज सुनने नहीं, में? आगे अब आप पता है उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी। फिर ये बात हुई कि यार ठीक है जबरदस्त, लेकिन अगर आप वहां से निकल रहे हैं किसी और जगह जा रहे हैं घूमने फिरने, ठीक है, तो आपको अगर कोई भी थोड़ा सा साउंड आ गया ना, आप बोलेंगे हाँ जी आपने कुछ बोला? नहीं यार मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपके कान बज रहे हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना आपके कान बज रहे हैं, उन लोगों के कान बजना शुरू हो जाते हैं। फिर ये स्टडी सिर्फ टंडरो आदम तक महदूद नहीं रही, उसके बाद 2006 में मैं खुद गया था फैसलाबाद में, और फैसलाबाद में भी घरों के अंदर लोगों के पावर लूम्स लगी हुई है मोस्टली।
वहां पे भी यही चीज एक्सपीरियंस की मैंने कि यार वाकई इश्यूज चल रहे हैं। और फिर यही होता है कि घरों के अंदर फिर वो, अच्छा हाँ आपने कुछ बोला, नहीं नहीं, अच्छा इरफान भाई आपने कुछ, यार मैंने कुछ नहीं बोला, खुदा को मानो। अब वहां क्या होता है, जब आपकी मशीनें चलती हैं उस दौरान भी जो वर्कर काम करते हैं वो एक दूसरे के साथ बोलते हैं। अब एक दूसरे के बोलने के लिए जाहिर है उनको थोड़ी आवाज करनी पड़ती है कि भाई मशीन की आवाज भी आ रही है, आपको मेरी आवाज भी सुननी है, तो अब और जोरा ऊंचा बोलते हैं। अब जब घर में पहुंचते हैं, घर में भी आप ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं, तो भाई घर वाले बोलेंगे भाई खैरियत तो है, थोड़ा आवाज कम कर यार। अब वो कम कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं कि यार नहीं हमें जोर जोर से बोलना है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। हेडफोन लगाते हैं हम, हेडफोन लगाने के बाद हम जो बात करते हैं वो हम कोशिश करते हैं जो हम बोले वो सुने। ऐसा होता है, कभी एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? कुछ को छोड़ के, कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ के। जी बेटा। यस सर, होता है, यूजुअली होता है कि जो हेडफोन्स पहना हुआ था वो जरा जोर से बोलता है। हम लोगों अपने क्यों? साथ भी होता है, सामने वाला भी। हालांकि हेडफोन लगा हुआ है तो तुम्हें तो जोर से बोलना ही नहीं चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। क्यों? और सर सामने क्योंकि वाला तुम्हें गालियां देगा, ओए क्या चला रहा है यार, इंसान बन जा, आवाज कम कर। सर सराउंडिंग की अपनी आवाज थोड़ी देर से आती है ना, जो देर जब से आती है, और हमें हमें होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो हमें वापस सुनाई भी देना चाहिए कि आवाज वहां जा रही है, हालांकि आवाज वहां बहुत जोर से जाती है। और कुछ नहीं होता, जो आसपास बंदे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। सेम एज इंडस्ट्रीज के अंदर भी होते हैं। खैर एनीवेज, तो अब आ जाए आप केमिकल के ऊपर। एस्बेस्टोस या उसके अलावा जो भी केमिकल हैं, ये भी एक हैजर्ड है हमारे पास। बायोलॉजिकल, जैसे आपके कोई रेट यूरिन हो गया, या उसके अलावा भी कोई भी आपके जानवर हो गए, उनसे कोई बीमारियां लग जाए, ये बायोलॉजिकल में काउंट हो जाएंगी। एर्गोनॉमिक्स, रिपीटेटिव टास्क मींस बार बार आप कोई काम करेंगे तो जाहिर है उससे आपको आगे चल के कोई ना कोई इम्पेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर झुकने वाला काम है, कोई मैं ऐसी चीज उठा रहा हूँ बार 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 बार, मेरा दिन रात वही काम है। या कोई मजदूर जैसे रिपीटेटिव काम करते हैं, अपना ब्रिक्स उठाते हैं, बहुत सारी सीमेंट उठाते हैं, बड़ी बड़ी जो है ना बोरियां उठाते हैं, वेट उठाते हैं, ये सारी चीजें फिर ये इफेक्ट करता है आपके लंबर के ऊपर। ठीक है, आपकी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ना, T1 सर्वाइकल और T सीरीज, और नीचे जो है ना लंबर सीरीज। So now come to the biological hazards. Biological hazards can be bacteria or viruses. I think everybody knows about the biological hazards. हम अगर बात करें, आजकल कोविड आपके सामने है, वो एग्जाम्पल आप सबके सामने है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में लेकर नहीं जा रहे, नेक्स्ट में चलते हैं। Now how to control these types of the hazards? कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्लीनिंग करें, डिसइंफेक्टिंग करें, आजकल सब कर रहे हैं, ये आप लोग मोस्टली सबको पता है, यूज टू है। अच्छा बेटा, काफी स्टूडेंट्स अभी उनको आप बता दीजिएगा प्रेजेंटेशंस के हवाले से, फिर मेरे साथ राब्ता करें तो मैं उनको टॉपिक्स डिवाइड करके दे दूंगा। ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, पानी के अंदर भी जिसको हम बोलते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस। ठीक है, एक होती है एयरबोर्न डिजीजेस, दूसरी होती है वाटर बोर्न डिजीज। अब पानी अगर कहीं खड़ा है मुसलसल तो वो खराब ही रहेगा, तो उसमें से भी डिजीज होती है, जैसे आपको पता है डेंगू। ठीक है, उसके अलावा भी कोई डिजीज हो सकती है। वर्मिन कंट्रोल, पेस्ट एनिमल प्रोहिबिटेड कंट्रोल्ड। वर्मिन कंट्रोल क्या होता है बेटा? वर्मिन कंट्रोल क्या होता है? वर्मिन क्या होता है यार, कोई तो बताओ। कोई भी नहीं बेटा यहाँ पे। बेटा वर्मिन कीड़े को बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सर स्टूडेंट्स? कीड़ा। कीड़ा, कीड़ा। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर आ यस रही सर, है। आवाज आ रही है। तो फिर आप लोगों को क्या मुंह बंद है क्या? जवाब दें बेटा। सर पता अगर नहीं है नहीं इसका। मूड पढ़ने का तो देखें, मूड नहीं पढ़ने का है तो मुझे बता दें, मुझे भी समझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का। अभी नहीं पढ़ना चाहते तो मैं कोई वो थोड़ी जबरदस्ती करूंगा, नहीं पढ़े आप, मुझे अटेंडेंस दें, जाएं।
रेस्पॉन्ड करेंगे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज बंद कर दें, बात खत्म, मैं भी जा रहा हूँ। सर पता नहीं था वर्मेन का मतलब। कुछ भी है, रिप्लाई तो करें, पता नहीं है या नहीं है। 19 स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए हैं यहाँ पे, नो वन इज रिप्लाइंग। प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग, ठीक है, मैं कंटिन्यू करके मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग फिर समझ ना जाके खुद। प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग कंटेनमेंट एंड डिस्पोजेबल पर्सनल हाइजीन and immunization to build resistance to specific infections, health surveillance strategies and methods to detect and assess systematically the adverse effects of work on the health of workers, specific training and PPEs. अच्छा निदा, आपका टॉपिक होगा पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। टॉपिक लिखिए अपने पास Okay, sir. प्रेजेंटेशन का। यू आर लेट, ओके। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। फॉर्म्स ऑफ हैजर्डियस सब्सटेंसेस, अब कौन सी फॉर्म्स है हैजर्डियस सब्सटेंसेस? गैसेस हो गई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा भी बहुत सी हो सकती है। वेपर हो गया, मिस्ट एंड एरोसोल्स हो गए, स्मोक हो गया, फ्यूम्स हो गए, डस्ट हो गए, लिक्विड्स हो गए, सॉलिड्स हो गए। अब इनके सोर्सेस कोई भी हो सकते हैं, कोल बर्निंग भी हो सकता है, फ्यूम्स के सोर्स वेल्डिंग भी हो सकती है, और भी कोई हो सकता है, केमिकल से फ्यूम्स निकलते हैं, रिएक्शन से फ्यूम निकलते हैं। मींस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस फॉर दीस टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स, जिसको हैजर्डियस हम सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, हैजर्डियस सब्सटेंसेस सैंपल्स। कभी आपने अगर कोई केमिकल्स देखी हो, कोई ऐसी चीज देखी हो, उसके ऊपर सैंपल्स लगे होते हैं, तो वो सैंपल्स कुछ शो करते होते हैं, सैंपल सब कुछ बता देते हैं कि ये सैंपल इस चीज के लिए, ये इसके लिए, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि क्रॉस सैंपल है तो इरिटेंट के लिए यूज होता है, अगेन इट्स अ हैजर्डियस सैंपल। ये दो सैंपल आपको अगर नजर आए, आप समझे कि ये जो सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ये केमिकल पड़ा हुआ है, ये आपका हैजर्डियस है, आपको इसको टच नहीं करना विदाउट विदाउट यूजिंग एनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर मैं बात करूं कि भाई लैब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा है, आप उसको ऐसे नहीं टच कर सकते, ऐसे आप उसको नहीं छेड़ सकते जब तक आपके पास पीपीज नहीं है। और दूसरी बात, जब भी कोई हैजर्डियस सब्सटेंस के साथ आप काम कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, उस टाइम उस लैब में, उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, दो बंदे होने का बहुत लाजमी है, होना बहुत लाजमी है। क्यों? खुदा ना खास्ता कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट अकर होता है तो एटलीस्ट दूसरा बंदा आपको हेल्प आउट करे, ठीक है, कि यार उससे कैसे बचना है, या आपको अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस बुलाए या कुछ भी, मींस ही कैन हेल्प यू आउट। अदरवाइज फिर क्या होगा, अगर कोई नहीं होगा, आप अकेले होंगे, फिर जो भी डैमेज होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है तब तक इंसान मर चुका हो और देर हो चुकी हो तब तक। ओके, अब इरिटेंट, इन्फ्लेमेशन ऑन कांटेक्ट विद स्किन, आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन may cause inflammation, for example adhesive and detergents। अब ये सारी चीजें जो इरिटेट कर रहे हैं आपको, कांटेक्ट विद स्किन हो, आई हो, या आपके कोई और कांटेक्ट हो इसके साथ। corrosive, destruction of living tissue at point of contact, skin, strong acids। अब जहां पे आपकी स्किन जल जाए, अब अगर मैं कहूँ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके किसी भी बॉडी की एरिया पे ये लगा, थोड़ा भी, एक ड्रॉप भी उसका गिरा, तो वो आपको जला देगा। सिंपल, कुछ नहीं करेगा आपको, सिर्फ डायरेक्टली जला दिया तो फिर आपको कोई भी डिजीज हो सकती है, बंदा मर भी सकता है। नेक्स्ट इज हार्मफुल, दूसरा है वेरी टॉक्सिक। अब डेंजरस का आप साइन देख रहे हैं यहाँ पे, सबको पता होगा दैट इज डेंजरस। सब्सटेंसेस व्हिच इफ swallowed, inhaled or penetrate the skin may cause damage to health, for example ट्राइक्लोरोइथाइलिन। जैसे ट्राइक्लोरोइथाइलिन है, वो अगर आप स्वेल करेंगे या इनहेल करेंगे या आपकी स्किन से अंदर पेनिट्रेट होगा तो अगेन हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। पॉइजनस, वेरी टॉक्सिक के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस व्हिच इज वेरी लो क्वांटिटीज में काज डेथ, एक्यूट क्रोनिक डैमेज टू हेल्थ, साइनाइड जैसे आपका हो गया, ये आपका बहुत जल्दी इफेक्ट करता है और ये लॉन्ग टर्म डैमेज है, इट्स क्रोनिक, एक्यूट क्रोनिक। टॉक्सिक, पॉइजनस, वही बात आ गई जिसके अंदर लेड, मरकरी, आर्सेनिक अगर आपको मौजूद है। ये अगर मैं कहूँगी पानी के अंदर मौजूद होते हैं, आजकल सबसे ज्यादा इशू इन
तीन मेटल्स का चल रहा है, जिसपे मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स लेड के ऊपर भी FIP का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मरकरी या आर्सेनिक, अगर मैं कहूँ कि जो लोग घोटकी से बिलोंग करते हैं उनके एरियाज में ये सबसे ज्यादा आजकल इशू आ रहा है कि उनका जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके अंदर जो पानी है वो उसके अंदर आर्सेनिक की मिकदार, कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इज गेटिंग मोर एंड मोर, मींस कंसंट्रेशन बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है? कैन एनीवन प्लीज एक्सप्लेन, क्या रीजन हो सकता है? सर वाटर ट्रेवलिंग, वाटर यानी हफ्ते पहले तो थे सर, यानी यूज तो थे तो वो हफ्ते आगे पीछे जो है हो रहा है सर वो। आगे आगे पीछे हो रहा है पानी? यार ये क्या बात हुई? जमीन के अंदर पानी आगे पीछे हो रहा है? मैंने यार सबको समझ में आया, मैं इसलिए बोला वाटर जो है सर ट्रेवलिंग। मंसूर रेडी विद डजन हाने यार। ठीक है, और कोई बेटा? यस मोहम्मद अली बोलो। कौन से लोग घोटकी से बिलोंग करते हैं? यस कामरान बोल रहे थे कुछ। यार भाई ब्रांड के अंदर दो तीन मसले आ रहे हैं, जो रात में भी एक मसला तो हल हो गया था ब्लैक कलर वाला, लेकिन अब उसमें भी आ रहा है यार कि एक लाइन आ रही है वाइट कलर से, तो मैं वो लाइन दिखाता हूँ। और ऊपर एक लाइट सा चीज मुझे नजर आ रही है येलो कलर पर, जो तकरीबन साचा लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके पास जो है एक थोड़ा सा हल्का सा कलर का चेंज आ रहा है, बीच में एक बॉक्स टाइप आ रहा है, मैंने डिजाइन मुझे देखा। नहीं नहीं मोहम्मद अली, तुम बात नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग काफी मिट रहा है, कट रहा है कैसे बेटा मोहम्मद अली क्या बोल रहे हो? हेलो मोहम्मद अली, वापस आ जाओ थोड़ी देर। निदा कुछ समझ आया मोहम्मद अली क्या बोल रहा था? नो सर। बुद्ध जो सब न खणी वन। हाँ हाँ मुझे सिर्फ ये बताएं, आपकी क्लास में घोटकी से कौन बिलोंग करता है? अभी फिलहाल मुझसे वो बात करे। सक्कर से कौन बिलोंग करता है? कोई भी नहीं है? चलें, अब कराची से जो बिलोंग करते हैं वो वापस आ जाएं। जोएब। यस सर। जी बेटा, अब मुझे बताओ आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है? सर आर्सेनिक भी होता है, वो पानी भी होता है सर, ठीक है, और अब एयर भी मैं होता आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जो आपकी इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है विदाउट ट्रीटमेंट, अब डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कौन सी है। अगर मैं कहूं कि वो फौजी फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं वो मेटल की इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं वो ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं कि वो सीमेंट इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। अगर मैं कहूं कि वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अब ये सारी इंडस्ट्रीज अगर उनके पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और वो वाटर विदाउट ट्रीटमेंट भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वो डिस्पोज ऑफ करेंगे ना। जहां तो चलें दरिया, इनके पास समंदर मौजूद है, हमारे समंदर में फेंका जा रहा है, फिर आप देखें सीवी पे जाके कितनी बदबू आती है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी साइड देखें कि जहां पे आपका ग्राउंड वाटर बेहतरीन क्वालिटी का है, वो लोग क्या कर रहे हैं? अब पंजाब का बॉर्डर है बेसिकली घोटकी बात के बाद सादिकाबाद आता है। अब ये सादिकाबाद और घोटकी के दरमियान इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, वो क्या कर रही हैं? वो इसको ड्रेन कर रही हैं, पूरे का पूरा पानी वेस्ट वाटर टूवर्ड्स आवर सिंध। अब वो जो ग्राउंड वाटर पहले नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, रिजर्वायर्स मौजूद हैं, उनके अंदर वो मिक्स हो रहा है। मिक्स होने से क्या हो रहा है? वो पानी जो लोग पी रहे हैं, अब पानी के मैंने आपको बताया था फिजिकली तो पानी अगर आपको साफ नजर आ रहा है, व्हाइट नजर, ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, कैन यू ड्रिंक इट? नो, नॉट एट ऑल। आपको नहीं पता उसके अंदर केमिकल कौन सा मौजूद है, कौन सी चीजें मौजूद है, नहीं होती, मौजूद है या नहीं है। फिजिकली इट्स ओके,
फिजिकली भाई ट्रांसपेरेंट है, जबरदस्त, मैं पी सकता हूँ, लेकिन आप पी नहीं सकते तब तक जब तक आप पता ना हो इसके अंदर कौन कौन से आपके ये मेटल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद, उसके टेस्ट नहीं करते आप जब तक। तो अब वहां पे क्या हुआ है कि आर्सेनिक की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और उससे आपके डायरेक्ट हेल्थ इफेक्ट्स हो रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं। अब उसके ऊपर काफी लोग परेशान है और रिसर्च भी चल रही है। एनीवेज, तो ये हो गया आपका आर्सेनिक। मरकरी भी इन्फेक्ट होता है, लेड भी होता है, कार्सिनोजेनिक। अब इसके अंदर आपके बेंजीन जैसे हो गया, कैंसर लेड टू कैंसर डिजीज करते हैं। उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं मोटाजेनिक और टेराटोजेनिक। अब ये डिफरेंट नाम से जो मैं भी पहली बार शायद सुन रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टॉक्सिकोलॉजी, द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट मटेरियल विल अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी। अब ये वो स्टडी है कि ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट कर सकती है। मैंने आपको इंडस्ट्रियल हाइजीन पढ़ाया था, उसके अंदर ये चीजें मौजूद थी। रूट ऑफ एंट्री, फर्स्ट फैक्टर कि भाई कौन सी ऐसा रूट है जहां से एंट्री हो सकती है। एक तो आपके माउथ से हो सकती है, कुछ खाएं तो अंदर जाए। दूसरा आपके नाक से हो, अगर सांस ले रहे हैं उसके थ्रू हो सकती है, ठीक है। तीसरा डोज एंड रेस्पॉन्स, मीन्स कोई आपको इंजेक्शन जैसे लग रहा है या आपके स्किन के ऊपर कोई चीज गिर रही है वो आपके इनहेल हो रही है। तो ये 3 आपके रूट्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जा सकती हैं। ये देखें आप, इनहेलेशन, इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन स्किन के, और इंजेक्शन डायरेक्ट एंट्री हो रही है कि डायरेक्ट आप इंजेक्ट करें ये चीजें। इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। इनहेलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एंट्री, सब्सटेंस दैट कैन डायरेक्टली अटैक लंग टिश्यू, responsible for 90% of all cases of industrial poisoning. इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अब हमारे यहाँ अमूमन जो देखी जाए कि आपको कोई बुखार होता है तो आप कौन सी टेबलेट लेते हैं बेटा? हमें अगर फीवर होता है तो हम कौन सी टेबलेट लेते हैं? पेनाडोल एक्स्ट्रा। पेनाडोल भी नहीं, पेनाडोल एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके अलावा अगर वो बुखार आपका 2 दिन में खत्म नहीं आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या देता है? सर दूसरी दवाई। कौन सी? सर मेरे को तो कार्पल मिलती है हमेशा। कालपोल मिलती है, उसके साथ भी कुछ दे रहा होगा डॉक्टर आपको? इंजेक्शन। इंजेक्शन, जबरदस्त। यस निदा, आप बताएं। सर ने ब्रोलफोर्ट देते हैं या फिर मतलब डोजेस बढ़ा देते हैं, कहते हैं डोज बढ़ा दें, 3 टाइम लें और इंजेक्शन। ठीक है, जबरदस्त। उसके अलावा जोएब? सर एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं कुछ डॉक्टर्स। एग्जैक्टली, एंटीबायोटिक भी देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने देख ली। अब क्या होता है, अब बुखार 2 दिन नहीं जा रहा, हम एंटीबायोटिक पे डायरेक्ट चले जाते हैं। अब ये जो डोजिंग हम ले रहे हैं ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूँ। चाइना में जब हम यहाँ से कहीं भी किसी भी कंट्री जाते हैं तो अपने साथ ये दवाइयां उठा के जाते हैं साथ। केयर मेडिकल हम प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवाते हैं, उसमें पेनाडोल, डिस्प्रिन टेबलेट, पोनेस्टान और कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटी एलर्जिक, ये सारी टेबलेट्स हम लेते हैं अपने साथ। फिर हम जाते हैं कि यार वहां मिले ना मिले हमारे साथ हो। तो एक दफा एक दोस्त को बुखार हुआ, उसने पेनाडोल ले ली, नहीं बुखार गया, एक्स्ट्रा ले ली, नहीं गया, फिर एंटीबायोटिक उसने स्टार्ट की। आखिर में हमें और कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमें जाना पड़ा किसके पास? वहां पे मेडिकल डॉक्टर के पास, चाइनीज। उसने कहा कि मुझे पहले ये बताएंगे ये अब तक क्या खा रहा था। जब मेडिसिन सामने रखी, ही वाज शॉक्ड कि भाई आपको पता है आप कौन सी जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं? कि भाई कौन सी जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हो गया? कहते आप 3rd जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक मेडिसिन की 1st जनरेशन चल रही है। इतने देते करते से गर्म हॉट वाटर जो होता है ना वो देते हैं, भाई ये पानी पियो, गर्म चीजें खाओ, खुद को हॉट रखो, बात खत्म हो गई, आपका बुखार चला जाएगा। खांसी वगैरह सबके लिए हम ये करते हैं।
अगर नहीं होता फिर हम हर्ब्स की तरफ जाते हैं। मेडिकल में इतने डोजेस, अब क्या है, अब उन्होंने हमें उनकी अपनी टेबलेट दी और वो तो हमें और जो है ना उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा यार तो फंस गया। फिर जब उसके एंटीबायोटिक स्टार्ट की 5 दिन में वो सेट हो गया। क्योंकि आप जब यूज टू हो जाते हैं ना किसी चीज को टेक कर रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, यूज टू हो गए, तो फिर आपको वो चीज कभी भी असरअंदाज नहीं करेगी। और हमारे यहाँ इतनी मेडिसिन हम लेते हैं तो हम यूज टू हो गए उसको इनटेक लेने के लिए, उसके बगैर हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी एक्सेप्ट ही उन चीजों को करेगी। अगर उसको आप लो डोजिंग देंगे तो उससे तो आपको कोई फायदा होना ही नहीं है, क्योंकि आप जो है यूज टू हो चुके हैं हाई डोजिंग के ऊपर। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज कल हमारे, आजकल क्या, ये सदियों से चलता हुआ है हमारे यहाँ। और आजकल आपको पता है डॉक्टर के पास जाए तो अगर बुखार है तो फ्लैजल भी आपको दे देगा साथ साथ। भाई मुझे तो चलो ये पता है कि यार फ्लैजल मोशन के लिए, मुझे मोशन थोड़ी है, डॉक्टर लिखेगा क्योंकि उसकी कमीशन बन रही है। उसको एक टिकट मिलेगा मलेशिया का, फैमिली के साथ टूर पे जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो ये यस भी, सर है। ये हाँ, ये जो मेडिसिन हैं ये दीज आर आल्सो डेंजरस, ये हैजर्डियस हैं। हम बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उठा के खा लेते हैं, खुद डॉक्टर बने हुए हैं आजकल। चलो यार डॉक्टर के पास कौन जाएगा, 2 दिन ये खाओ ठीक हो गया तो ठीक है, वरना एक्स्ट्रा ले लो पेन, जैसे असर नहीं का पेनाडोल एक्स्ट्रा, पहले पेनाडोल से स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा पे पहुंच गए, नहीं हुआ तो एंटीबायोटिक ले ली। और ये चीजें हमें आज से नहीं दी जा रही, ये चीजें जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारी बॉडी के अंदर डाली जाती हैं। और जब ये बचपन से स्टार्ट होती है ना, फिर हम यूज टू हो जाते हैं, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। हमें कभी भी बुखार एंटीबायोटिक के बगैर नहीं जाएगा, और दैट इज फैक्ट, ये फैक्ट है। अगर मैं कहूँ मेरे किसी बच्चे को बुखार होता है तो मैं फौरन कभी भी एंटीबायोटिक पे नहीं जाता। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बुखार उतर जाएगा, गर्म इंटेक उसको दें, कोई ऐसी चीज ना खिलाएं, ठंड से एहतियात करें। और हमारे यहाँ क्या होता है, फिर हमारे यहाँ पेशेंस नहीं है। वो पेशेंस आजकल के पेरेंट्स में से निकल चुका है कि यार मेरा बेटा इतना बीमार हो, नहीं उठाओ हॉस्पिटल और लगाओ ड्रिप, लगाओ एंटीबायोटिक। अब क्या है, वो चीजें फिर बंदा बचपन से वो बच्चा यूज टू हो जाता है, उनका आदी हो जाता है। दैट इज अनदर ड्रग। कहते हैं कि भाई ड्रग सिर्फ मंशियात है, मंशियात सिर्फ ड्रग नहीं है, ठीक है, हीरोइन सिर्फ ड्रग नहीं है, ठीक है, चर्स गांजा ये सिर्फ ड्रग नहीं है, ड्रग ये चीजें भी हैं, और इनके अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, सर्टेन क्वांटिटी में होती हैं, रेशो से बनी होती हैं। लेकिन ये है कि एक सिस्टम बना हुआ है कि मेडिकल में आप ले सकते हैं और वैसे आप नहीं ले सकते, तो हम उसके यूज टू हो जाते हैं। चलें जी, ये आपके हो गए हैजर्डियस सब्सटेंस के ऊपर। आगे चलते हैं, अब इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हो गई इसमें। अगेन डोजिंग, उसका फिर एक्सपोजर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्पॉन्स, बॉडी वेट, एज, स्किन टाइप, सेक्स, मेल फीमेल, डाइट, हेल्थ, इन पे भी डिपेंड करता है। आजकल आपने एक मेडिकल साइंस में वर्ड लिया जाता है BMI, कभी सुना है? नो सर। यस सर। यस सर, BMI सुना है किसी ने? यस सर किसने कहा, निदा ने या मुनीजा ने? यस सर। यस, व्हाट इज BMI निदा? बॉडी मास इंडेक्स। जबरदस्त। और ये क्या होता है? सर मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपका वेट है वो सही है, मतलब आप किस में लाई करते हैं। 3 कैटेगरी होती हैं, एक होती है मतलब मुझे उनके नाम नहीं याद, लेकिन उनके मुताबिक होता है। ये होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक होता है आपका एम मास, BMI इज इक्वल टू M, ठीक है, M अपॉन H स्क्वायर, ठीक है। H स्क्वायर, आपके H जो होता है वो इन मीटर्स होता है, और M जो होता है वो मास इन किलोग्राम्स होता है। अब BMI जो आपका निकलता है आपके बॉडी वेट से निकलता है, बॉडी मास से निकलता है कि आपकी एज क्या है, आपका वेट अभी क्या है,
और एज के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर आप कभी गूगल भी करेंगे ना तो आपको वहां पे कैलकुलेटर मिल जाएगा, BMI कैलकुलेटर लिखेंगे आपके पास आ जाएगा। वो आपसे पूछेगा कि भाई आपकी हाइट कितनी है, फीट में बताएं, इंचेस में बताएं, और आपका अभी बताएं कितना है अपना क्या कहते हैं, अल्लाह आपको नेकी दे, वेट कितना है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मेरा वेट है 70 kg फॉर एग्जांपल, तो 70 kg को हम करेंगे कन्वर्ट किसमें, पाउंड में, तो कितना हो जाएगा? पाउंड बड़ा होता है, केजी बड़ा होता है? सर पाउंड बड़ा होता है। पाउंड बड़ा होता है, जबरदस्त यार, कहाँ से तुमने पढ़ा ये? सर ये मैं कर रहा हूँ ना सर, ये केजी कन्वर्ट पाउंड में, तो हाँ तो यार है। पाउंड बड़ा होता है यार। यार यार सर 1 केजी क्या में बोलते हैं? 2.2 पाउंड होता है ना सर। ठीक है, तो केजी 1 केजी बड़ा हुआ, पाउंड बड़ा हुआ। यस। अच्छा, अब आप अगर ये डालेंगे हाइट और योर वेट, ठीक है, वेट इन पाउंड्स, तो आपको BMI फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मेरी हाइट है 5.5 और मेरा जो पाउंड्स में वेट है 154.3 है, ठीक है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा अभी BMI आ रहा है 25.7। तो 25.7 जो है 25 से लेकर 30 तक आपका जो ये है ओवरवेट, आप ओवरवेट आ रहे हैं हाइट के हिसाब से। नॉर्मल क्या होना चाहिए, 18.5 से बल्कि 25 तक, 25 से ऊपर जा रहा है आप ओवरवेट हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये इसका इन्होंने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया, मास डिवाइड बाय हाइट, उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का BMI बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो हेल्थ आपकी डिपेंड करती है पूरी आपकी डाइट के ऊपर और आपकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, कितना आप फिजिकली फिट हैं। जितना आप फिजिकल, आजकल योगा मेडिटेशन ये आम हो गई है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग करते हैं मेडिटेशन, आई डोंट नो आप में से कितने लोग योगा के बारे में तो सारे जानते होंगे या करते होंगे। कोई है ऐसा बंदा यहाँ पे मेडिटेशन खुद करता हो अपनी, या योगा करता हो? कोई है आपकी क्लास में बेटा ऐसा स्टूडेंट? नहीं है सर योगा नहीं करते सर, स्ट्रेचिंग करते हैं हम। यार? ठीक है, ओके, चलें जी, लास्ट स्लाइड हम करते हैं। एक हो गया एक्यूट, ठीक है, दूसरा हो गया क्रॉनिक। मैंने आपको पहले बताया था एक्यूट क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बीमारी आपको लगे खत्म हो जाए, और क्रॉनिक जैसे कोई कैंसर हो गया, लॉन्ग टर्म बीमारी आपकी चले और आखिर में वो तब खत्म होगी जब आप खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम यहां तक इसको फिनिश करते हैं। कल हमारा क्लास टेस्ट होगा, ठीक है, 12 से 1 तक एक क्लास होगी और 1 से 2 बजे तक दूसरी क्लास होगी। अपनी अपने अटेंडेंस यहाँ पे छोड़े मैसेज में, फिर कल मिलते हैं बेटा 12 बजे। ठीक है गाइस? ओके सर। ओके।